बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MTH 302 का लेक्चर नंबर 16 करेंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा रिव्यू देखेंगे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कुछ मार्कअप्स वगैरह, मार्कडाउन्स वगैरह, उसका हम लोग थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। कोई एक आध इसकी एग्जाम्पल है वो, और उसके बाद आगे थोड़ी सी थ्योरी है आज के लेक्चर में। उसमें से आपके MCQs आते हैं कुछ, वो MCQs मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप लोगों को कंसेप्ट भी मैं दे दूंगी और क्या चीज आपने याद करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। मार्कडाउन के बारे में हम लोग बात करते हैं। मार्कडाउन क्या होता है? जो भी एक असल में जो सेलिंग प्राइस होती है किसी भी चीज की, उसको जब रिड्यूस कर दिया जाता है तो उसके जितना भी रिडक्शन होता है उसको हम लोग मार्कडाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपनी कंपनी है और आप पेंसिल बेचते हैं कोई 15 रुपए की। अब आपकी पेंसिलें नहीं बिक रही, आप क्या करते हैं कि आप पेंसिलों की जो कीमत है वो कम कर देते हैं, आप 11-12 रुपए की लगा देते हैं। तो आपने वो जो 3-4 रुपए जो कम किए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्कडाउन बोलेंगे। इसका जो फार्मूला होता है ये आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। मार्कडाउन का फार्मूला क्या होता है कि न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है, सॉरी, जो आप लोगों की पहले की जो सेलिंग प्राइस होती है ना, ओल्ड जो होती है, पुरानी सेलिंग प्राइस जो कि चल रही होती है वो, यानी कि ओल्ड सेलिंग प्राइस माइनस न्यू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड सेलिंग प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये आपके आपने अपने माइंड में रखना है। ये ओल्ड सेलिंग प्राइस माइनस न्यू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड सेलिंग प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, एक मार्कडाउन किया गया है कि 500 रुपए की पहली शर्ट होती थी, उसका मार्कडाउन करके उसको 360 का लगा दिया है। तो अब वो हमें कहते हैं कि एक तो आप रुपीस मार्कडाउन हमें कैलकुलेट करके बताएं और दूसरा बताएं कि इसमें परसेंटेज मार्कडाउन कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जाती हूँ अपने एक्सेल की तरफ। ओल्ड और न्यू प्राइस को मैं लिख लेती हूँ पहले। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ओल्ड सेलिंग प्राइस। ओल्ड सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी थी? 500 की थी, और हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस 360 की है। सॉरी, न्यू सेलिंग प्राइस 360 की है। ओहो, मैं क्या कर रही हूँ, आधी रात को बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड करें ना तो ऐसे ही होता रहता है। अच्छा, ये हमारे पास हो गई, ये देखें जरा। अच्छा, आगे चलते हैं। आपने कैलकुलेट क्या करना? रुपीस मार्क डाउन और परसेंटेज मार्क डाउन कैलकुलेट करना। रुपीस मार्क डाउन यानी कि कितनी आपने कितने पैसे कम किए हैं, ठीक है, और परसेंटेज मार्क डाउन होने। सबसे पहले रुपीस मार्क डाउन तो कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा तरीका है। ये ओल्ड प्राइस यानी कि पहले इतने की थी और न्यू सेलिंग प्राइस इतनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने रुपए का मार्क डाउन दिया है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। परसेंटेज मार्क डाउन की तरफ आते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है कि इसमें आप लोगों ने ओल्ड सेलिंग प्राइस जो होती है वो, उसमें से आप लोगों ने माइनस कर देना होता है न्यू सेलिंग प्राइस को। ठीक है, इसको आप लोग जरा लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, ओल्ड सेलिंग प्राइस माइनस न्यू सेलिंग प्राइस। फिर इसको अपने डिवाइड किसके साथ करना होता है? ओल्ड सेलिंग प्राइस के साथ। और फिर आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है? 100% के साथ। एंटर प्रेस करेंगे। ये मेरे पास ये देखिए ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है जनरल, इसको मैं परसेंटेज फॉर्म में करती हूँ, मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए। ये है 28%। वैसे किसी के एक्सेल के साथ ये वाला मसला होता नहीं है, बस मेरे एक्सेल के साथ थोड़ा मसला है। अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो वो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जरूर ऊपर से चेक कर लीजिएगा। जब आप लोग एग्जाम्स में भी बैठेंगे ना, वहां पे भी आप लोगों ने ये लाजमी चेक रखना है। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये परसेंटेज मार्क डाउन आ रहा है 28% का, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे पास एक और जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है कि मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक जग्स हैं, मुख्तलिफ तरह के प्लास्टिक जग्स हैं। जगों को खरीदा गया है 57.75 रुपीज में, यानी कि जगों की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 57.75 रुपीज। ये मैंने पहले यहाँ पे लिख लिया हुआ था। अच्छा, उसके बाद
अब वो जो जग है ना, उनको उनका मार्कअप कर दी गया है 45% मार्कअप ऑन सेल लगाई है उसके ऊपर, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, हम लोग उसके ऊपर हम कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर 45% मार्कअप ऑन सेल लगाई है। तो कैलकुलेट करना फिर जरूरी होता है कि अगर आपने 45% मार्कअप किया है अपनी सेल पे, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी। 45% मार्कअप ऑन सेल के बाद आप लोगों ने क्या करनी है, न्यू सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है। फिर वो कहते हैं कि क्या हुआ कि जग जो है ना वो आउट ऑफ प्रोडक्शन हो गए, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गए, जग की अब सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या किया कि जग की जो प्राइस थी उसको कम करके 40% का उसमें मार्क डाउन दिया गया, ठीक है। तो वो अब हमें ये कहते हैं कि 40% के मार्क डाउन के बाद उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए कि आपने जो चीज खरीदी उसके ऊपर जब 45% मार्कअप आपने लगाया सेलिंग प्राइस का, तो उसके बाद सेलिंग प्राइस है क्या। वो जो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगी उसके ऊपर आप फिर 40% का मार्क डाउन कैलकुलेट करेंगे। जो आपके पास वो वैल्यू आएगी, वो आप लोगों के पास वैल्यू है कि ये वाली मार्क डाउन के पैसे हैं इतने, ठीक है। तो खैर मैं आपको एग्जांपल ये चल के ना एक्सेल में समझाती हूँ। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 57.75%। परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल हमारे पास कितना है, 45% है, सही हो गया। आपने सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है कि सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी जब आप लोगों ने 45% का मार्कअप ऑन सेल लगाया। इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, हमारे पास यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल। ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज होना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि आपके पास ना वो रीअरेंज करना आसान हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल। ये वाला फार्मूला आपने लगाना है। अब इसमें आप लोगों ने क्योंकि ये वाली सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास फिर हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ये परसेंट मार्कअप ऑन सेल, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। ये मैं एंटर प्रेस करती हूँ, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यानी कि आपने एक चीज खरीदी उसके ऊपर 45% का मार्कअप लगाया, तो आपके पास ये सेलिंग प्राइस है। अब क्या किया कि जग के ऊपर 40% का मार्क डाउन लगा दिया, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस 105 है, इसके ऊपर 40% का मार्क डाउन लगाया। तो हमने सबसे पहले तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना है ना कि मार्क डाउन रुपीज में कितना है। हमें तो मार्क डाउन ने बताया कि 40% का लगाया है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कितने रुपीज का मार्क डाउन बनता है। इक्वल साइन हम लोग प्रेस करेंगे, ये मार्क डाउन, इसको हम लोग जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी सेलिंग प्राइस के साथ। ये हमारे पास एंटर प्रेस करेंगे 42, यानी कि 42 रुपीज का मार्क डाउन लगा है। अब वो हमें कहते हैं कि आप न्यू सेलिंग प्राइस बताएं, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी होगी। पहले वाली सेलिंग प्राइस कितनी थी, 105, जो पुरानी सेलिंग प्राइस थी, उस पे हम लोगों ने रुपीज मार्क डाउन कितना दिया हुआ है, 42 का। तो हमारे पास एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाती है न्यू सेलिंग प्राइस। इसको मैं जनरल कर लेती हूँ, मुझे परसेंटेज में नहीं चाहिए, मुझे न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए भाई। ये 63, यानी कि हमारी जगहों की जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी, 63। ये देखें यहाँ पे 63 है। यहाँ पे जो मेथड है ना ये वाला, ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया एक्सेल में, आप लोग उसी को फॉलो करें। अब आ जाएं, अब आपका वो जो मार्क डाउन मार्कअप वाले जो सारे खाप है ना वो आपकी खत्म हो गई है। अब यहाँ से कुछ MCQs आते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्रोजेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस का क्या मतलब होता है। जब भी कोई लोग जब फर्म्स खड़ी करते हैं, जब बिजनेसेस करते हैं, तो वो पहले अपने प्रोजेक्ट्स का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, यानी कि हमारे कितने खर्चे आएंगे, हमारा रेवेन्यू कितना आएगा,
पहले से फोरकास्ट कर लेते हैं कॉस्ट को, रेवेन्यूज को, नेट कैश फ्लोज कितने होंगे, यानी कि हमारी कंपनी में कितना पैसा आएगा और कंपनी से बाहर कितना पैसा जाएगा। फिर बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस किया जाता है कि हमें फायदा कितना होगा और अपने अखराजात कितने होंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी देखा जाता है, उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह देखा जाता है। इसको हम लोग बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जब भी कोई बंदा फर्म खड़ी करता है तो अपने कॉस्ट एस्टिमेट्स लगाता है। कॉस्ट एस्टिमेट्स में ये देखा जाता है कि ओवरऑल कैलकुलेशंस की जाती हैं, कितनी क्वांटिटी में चीज प्रोड्यूस करनी है और हर चीज प्रोड्यूस करने के ऊपर यूनिट रेट्स, यानी कि एक चीज प्रोड्यूस करने के ऊपर कितना खर्चा आएगा, वो सारे कॉस्ट एस्टिमेट के अंदर आ जाता है। ये वाली कैलकुलेशंस टेबल की फॉर्म में वर्कशीट्स होती हैं, उनमें कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आप लोगों की एमसीक्यू जाती है। जो मैंने जो रेड किया हुआ जस्ट यही करने हैं आप लोगों ने, ये पूरा येलो नहीं करना। पहले वाले जो लेक्चर्स है उधर तो मैंने आपको मैं बताती नहीं हूँ जो जो आप लोगों ने येलो रेड करना था, लेकिन इस लेक्चर में ये जो जस्ट मैंने रेड किया हुआ यही आप लोगों ने करना है। उसके बाद रेवेन्यू एस्टिमेट लगाए जाते हैं। जैसे कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है वैसे ही रेवेन्यू को भी कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद फोरकास्ट ऑफ कॉस्ट लगाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स होती हैं जिनकी बुनियाद पे प्रोजेक्शंस बनाई जाती हैं। पहले ही फोरकास्टिंग कर ली जाती है कि भाई इतनी अभी सेल इतनी चल रही है तो आगे कितनी होगी, हमें फ्यूचर में कितना कुछ हमें सेल्स वगैरह हो सकती हैं। इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस वगैरह भी किया जाता है जो कि आगे के लेक्चर्स में हम लोग जाके पढ़ेंगे। फोरकास्टिंग टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं। इसमें आप लोग वो मेथड यूज करते हैं जो आप लोगों को खुद एप्लीकेबल लगता है और वर्कशीट्स में आप लोग इसकी कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। उसके बाद आगे एक और होती है फोरकास्ट ऑफ रेवेन्यूज। फोरकास्ट ऑफ रेवेन्यूज भी आप लोग सेम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे फोरकास्ट ऑफ कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद नेट कैश फ्लोज देखे जाते हैं। नेट कैश फ्लोज का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो। ठीक है, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर पैसा टोटल आया कितना है, इसमें आपका जो रेवेन्यू यानी कि जितनी आप लोगों ने सेल्स जनरेट की, जितनी आपने चीज बेची, उसका जो सारे जो पैसे बने वो उसमें से आप लोग माइनस कर देते हैं अपने अखराजात यानी कि कॉस्ट वगैरह, तो आपके पास क्या आ जाता है? नेट कैश फ्लो आ जाता है। उसके बाद बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस किया जाता है। सबसे आखिर पे जो पूरा प्रोजेक्ट एनालिसिस किया जाता है उसमें बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस एंड रिजल्ट होता है आपका। इसमें क्या होता है कि आप लोग ये देखते हैं कि बेनिफिट्स जो हैं उनकी क्या कीमत है और कॉस्ट वगैरह वो कितनी है, इसके आप लोग रेशो ले लेते हैं। यानी कि बेनिफिट्स को आप लोग रखते हैं नॉमिनेटर में और आप लोग डिनोमिनेटर में किसको रखते हैं? कॉस्ट को रखते हैं। अगर तो आपका आंसर जाहिर सी बात है 1 या ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका बिल्कुल ठीक है, आप लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का आंसर 0.1 इस तरह से आ रहा है तो फिर आप लोग नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके बेनिफिट्स कम है, आप लोग की कॉस्ट ज्यादा है। वो वाला प्रोजेक्ट जिसमें ना ही फायदा हो सकता है ना ही नुकसान हो सकता है उसको आप लोग कर सकते हैं। वहां पे वो तब होता है जब आप लोगों की बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 1 आ रही होती है, तो वहां पे आप लोगों का जो प्रोजेक्ट होता है उसके ना ही प्रॉफिट होते हैं ना ही लॉस होते हैं। तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज भी आता है कि किस पॉइंट पे प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा होता, तो वो उस पॉइंट पे हो रहा होता है जहां पे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वैसे तो ये देखा जाता है कि अगर तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 1.2 आ रही है तो उसको एक्सेप्टेबल माना जाता है कि आगे ये प्रोजेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे कम की वैल्यू हो तो भी वो एक्सेप्टेबल मानी जाती है। उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR ये वो डिस्काउंट रेट होता है, यानी कि आप लोगों की जो कॉस्ट होती है, जो भी आप लोगों के अखराजात वगैरह होते हैं, अगर वो इक्वल होते हैं ना आप लोगों की बेनिफिट्स के, उसको हम लोग फिर बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अच्छा उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस देखा जाता है। कोई भी आप लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगते हैं तो जब आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो आप लोग ये देखते हैं कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ, मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे कितने साल लगेंगे, कितना टाइम लगेगा अपनी इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। मैंने अगर 1 करोड़ का बिजनेस शुरू किया तो मुझे ये वाला 1 करोड़ बनाने में आगे कितने साल लगेंगे, कितना अरसा लगेगा। ठीक है, इसमें आप लोग ये देखते हैं कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो देखना होता है आप लोगों ने। जब तक आप लोगों की जो आप लोगों ने करोड़ लगाया अपने बिजनेस में, जब तक वो नहीं आप लोगों का रिकवर होगा तब तक आपकी
जो पॉजिटिव कैश फ्लोज यूं समझे कि नहीं हो सकता। आप यानी कि आप जस्ट अभी तक वो करोड़ ही पूरा कर रहे हैं ना। जब आपके कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज पूरे हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि आपकी कंपनी से बाहर पैसा उतरा ही जा रहा है जितना आप लोगों की कंपनी के अंदर आ रहा है, वो आप लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और जब ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद आपकी कंपनी के पॉजिटिव कैश फ्लो शुरू हो जाते हैं, यानी कि अखराजात वगैरह निकाल के भी आपकी कंपनी जो है ना वो बचाना शुरू कर देती है। ठीक है, सरप्लस कैश जो है ना वो आना शुरू हो जाता है। तो ये जो मैंने रेड किया है, जस्ट इसका कंसेप्ट आपको हो तो आप लोग इजीली एमसीक्यूज कर सकेंगे। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर नंबर 17 होगा उसमें हम लोग मजीद चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेक्चर नंबर 17 बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, इजी सा होगा। वो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। और वैसे उस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट भी हैं, वो भी आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों ने उसको कवर कैसे करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो का शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो